देहरादून से खबर है। सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जल्दी ही उत्तराखंड दौरा होने वाला है। नितिन नवीन के दौरे से पहले पार्टी ने विधायकों की परफॉर्मेंस के लिए इंटरनल सर्वे कराया है। बताया जा रहा है कि सर्वे रिपोर्ट में 12 विधायक फेल पाए गए हैं। वहीं कई विधायकों की छवि भी खराब बताई जा रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का दौरा इसी महीने प्रस्तावित है, जिसमें वे 3 दिनों तक विभिन्न लेवल पर मंत्रियों, विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों और कोर ग्रुप की मीटिंग लेंगे। इसमें सबसे अहम सेशन रहेगा विधानसभावार विधायकों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट की समीक्षा। ये रिपोर्ट इंटरनल सर्वे के जरिए तैयार कर ली गई है, जिसमें विधायकों की परफॉर्मेंस, पार्टी वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेशन, संगठन से तालमेल, विधायक पर आरोप या कोई विवादित कार्य और क्षेत्र में विधायक की गतिविधियां जैसे बिंदुओं पर विस्तार के साथ नंबरिंग की गई है। कई विधायक 40% नंबर भी नहीं ला पाए हैं। ऐसे कम से कम 12 नाम शामिल हैं। पौड़ी जिले में 3 विधायक ऐसे हैं जो सर्वे रिपोर्ट में खरे नहीं उतर पाए हैं। टिहरी जिले की 2 सीटों पर विधायक पैमाने पर खरे नहीं उतरे हैं। इसके अलावा चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून में एक विधायक सर्वे रिपोर्ट में खरे नहीं उतर पाए। इनमें कई सीटों पर विकास या शिकायतें नहीं, विधायक व्यक्तिगत छवि के पैमाने पर खरे नहीं उतर पाए। और निश्चित रूप से पार्टी के द्वारा विभिन्न दौर के सर्वे भी कराए गए हैं, जिनमें अपनी सरकार के कार्यों, संगठनात्मक कार्यों एवं अपने जनप्रतिनिधि जो विधायकगण हैं उनके भी कार्यों की समीक्षा की गई और किसी प्रकार की कोई चूक न रह जाए। 2027 का चुनाव तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बने, इस उद्देश्य के साथ किसी भी प्रकार की कोई चूक न रहे, इसके लिए सभी प्रकार की तैयारी पार्टी के द्वारा की जा रही है। ये सर्वे रिपोर्ट इसलिए भी मायने रखती है कि ये राष्ट्रीय नेतृत्व के कहने पर ही तैयार की गई है। बीजेपी अध्यक्ष के दौरे में संगठनात्मक बैठकों में इस रिपोर्ट कार्ड पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। रिपोर्ट में जिन विधायकों के ज्यादा खिलाफ नाराजगी सामने आई है, उन्हें संगठन की ओर से चेतावनी भी दी जा सकती है। अभी चुनाव के 8-10 महीने बाकी बचे हुए हैं। हम समझते हैं कि जिस प्रकार से कुछ विधायकों के बारे में चर्चा आई है कि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, मैं समझता हूं कि अभी 10 महीने में काफी कुछ इसमें बदल जाएगा, क्योंकि राजनीति में हर दिन नया समीकरण होता है और इसमें काफी गुंजाइश रहती है कि सर्वे ऊपर नीचे हो। और ये तय है कि जो प्रत्याशी जीतने वाला होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको अपना प्रत्याशी बनाएगी। माना जा रहा है कि आगामी रणनीति और टिकट वितरण में भी इस फीडबैक का असर देखने को मिल सकता है। साफ है, बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। यही वजह है कि पार्टी अब चुनावी तैयारी के साथ साथ अपने जनप्रतिनिधियों की जमीन हकीकत को टटोलते हुए जवाबदेही भी तय करने में जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों को लेकर धामी सरकार सख्त हो गई है। उम्मीद पोर्टल पर रिकॉर्ड दर्ज न करने वाली हजारों वक्फ संपत्तियां अब सरकार के निशाने पर हैं और राज्य में वक्फ बोर्ड में 7,000 से ज्यादा संपत्तियां दर्ज हैं, लेकिन अब तक केवल 3700 संपत्तियों का ही ब्यौरा उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हुआ है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास का कहना है कि ब्यौरा दर्ज न कराने वाले अधिकांश बड़ी मछलियां हैं, जिन पर निश्चित समय सीमा के बाद कार्रवाई तय है। दरअसल सरकार को शक है कि ये संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जे के बाद वक्फ में दर्ज कराई गई हैं। मुख्यमंत्री जी के जिस तरह से दिशा निर्देश थे कि वक्फ बोर्ड की परिसंपत्तियों को उम्मीद पोर्टल में बाकायदा दर्ज होनी चाहिए, और किंतु ऐसा नहीं हुआ। अभी तक जो है परिसंपत्तियों का कुल मिलाकर के 3500 के लगभग परिसंपत्तियां, वो भी छोटी परिसंपत्ति वाले जो उन्होंने अपलोड किया है उम्मीद में, लेकिन जो बड़ी संपत्ति वाले हैं उन्होंने अभी तक नहीं किया। हालांकि एक टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और दिया गया और इसकी समय सीमा जुलाई तक बढ़ा दी गई है। तो मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए। नहीं करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी फिर एक्शन लेंगे, फिर कार्रवाई होगी।
देहरादून में एक इंजीनियर के साथ लूटपाट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि लक्ष्मण चौक निवासी आकाश कुमार गुरुवार देर रात सहस्त्रधारा क्रॉसिंग पर घर जाने के लिए बाइक बुक कर रहे थे। तभी स्कूटी सवार दो लोगों ने उसे घर छोड़ने की बात कहकर अपने साथ बिठा लिया। आरोप है कि बदमाश उसे जामुनवाला पुल तक ले गए, जहां मारपीट और लूटपाट के बाद उसे वहीं पर छोड़ दिया। गंभीर घायल युवक वहीं पड़ा रहा। सुबह राहगीरों और फौजियों की मदद से उसे बाहर निकालकर दून अस्पताल पहुंचाया गया। मामले में पीड़ित के पिता का आरोप है कि रिपोर्ट लिखने के लिए प्रेमनगर और रायपुर थाने के चक्कर लगाने पड़े। सोचा कि मेरे साथ में कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, रोड पछकार कर जैसे भी बातचीत करके इनको जो है उस गाड़ी पे ना बिठा लिया जी। और बिठा के जो इधर सहस्त्रधारा क्रॉसिंग के पीछे से गली जा रही है जी। मैं तो इतना उधर गया नहीं जी, तो पीछे से निकालते हुए माल रोड को लेते हुए इस लड़के को ना पीछे से गला दबाया रखा था, पीछे बैठा था, सबसे पीछे बैठा रखा था। दो जने थे सर एक्टिवा पे। क्योंकि आकाश कुमार अभी दून हॉस्पिटल में एडमिट हैं और स्पष्ट रूप से किसी भी तथ्य को बताने में असमर्थ हैं, उनके पिता की तहरीर के आधार पर अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरा से लेकर अन्य तथ्यों पर जांच कर रही हैं। और देहरादून में जनगणना ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। नगर निगम की शिकायत पर कोतवाली नगर में 12 कर्मचारियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि कई बार ट्रेनिंग और अंतिम मौका देने के बावजूद कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। दरअसल जनगणना 2027 अभियान जोरों से चल रहा है, जिसके लिए देहरादून नगर निगम क्षेत्र में करीब 2000 कर्मचारियों की ड्यूटी तय की गई है। लेकिन इसके बावजूद कुछ कर्मचारियों ने ना तो ट्रेनिंग की, ना ही जनगणना का चार्ज लिया, जिससे कि जिला पूर्ति विभाग और 11 कर्मचारी और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA के एक कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार बताया जा रहा है एक गाड़ी ने एक शख्स की जान ले ली। चिन्याली सौड़ के नागड़ी क्षेत्र में एक बेकाबू गाड़ी ने मॉर्निंग वॉक पर निकले एक शख्स को टक्कर मार दी। हादसे में शख्स की मौत हो गई। टक्कर के बाद गाड़ी भी पलट गई। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया है। मृतक की पहचान ममराज के रूप में हुई है, जो कि सहायक उद्योग अधिकारी के पद पर तैनात है। हरिद्वार में एक शख्स के अजीबोगरीब हरकत का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें शख्स से कम माला चढ़ी फोटो को गंगा में बहाता दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये फोटो उसकी पत्नी की है और वो अपनी पत्नी से परेशान हो गया था, क्योंकि वो बहुत रील बनाती थी। इसलिए उसने हरिद्वार जाकर अपनी जिंदा पत्नी का पिंडदान कर दिया। साथ ही इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो कब का है और ये शख्स कौन है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। वीडियो सामने आने के बाद तीर्थ पुरोहितों ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। आया और ये चीज़ करके चला गया। अब बाद में उसने कब ये काम किया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। ठीक है, पुलिस ने भी इसका संज्ञान लिया। हो सकता है पुलिस भी हमने भी पुलिस को भेजा, तो पुलिस इस पर ढूंढेगी, इसमें कार्रवाई करेगी। लेकिन हमारा कहना ये है, अगर जिन लोगों की आंखों के सामने ये सब हो रहा था, क्या उनकी भी जिम्मेदारी नहीं है कि इस प्रकार के लोगों को तुरंत रोकना टोकना? अगर कार्रवाई होगी, हम तो चाहते हैं कार्रवाई हो। ऋषिकेश के पौष इलाके सदानंद मार्ग पर शनिवार को एक बिजली के पोल में अचानक आग लग गई। देखते देखते पोल धू-धू करके जलने लग गया। इस पोल पर कई केबल, वाईफाई के भी तार थे और आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। वीआईपी बत्तियां लगाकर चलने का कल्चर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन कुछ लोग झूठी शान के लिए इन बत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया हल्द्वानी के लाल कुआं से, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने नीली बत्ती लगी गाड़ी को रोका। इस पर बकायदा पुलिस का कोई बोर्ड भी लगा हुआ था। चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मी ने जब बातचीत की और भीतर बैठे शख्स से पूछा, युवती से इसके सरकारी कागजात मांगे, तो युवक अपने पिता की सरकारी
अधिकारी होने का धौंस दिखाने लग गया। फिर क्या था, पुलिस ने भी युवक को कानून का पाठ पढ़ाकर कार को सीज कर दिया है। धराली आपदा से सबक लेते हुए अब उत्तराखंड सरकार ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करने में जुटी है जहां पर अतिवृष्टि, नालों और गदेरों में पानी बढ़ने से आपदा को काफी खतरा हो सकता है। इसके तहत पहले चरण में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में सैटेलाइट और ड्रोन सर्वे कराया गया। सर्वे में पाए गए संवेदनशील क्षेत्रों की रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी गई। जिलों को निर्देश दिए गए वे अपने लेवल पर भी इन क्षेत्रों का मेजरमेंट कर शासन को रिपोर्ट भेजें। विभाग का कहना है कि जिन इलाकों में खतरा ज्यादा है वहां जरूरत के मुताबिक सायरन भी लगाने की तैयारी चल रही है। अभी प्रथम चरण में हमने उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद चुना है। इसमें से हमने कुछ स्थानों को चिन्हित किया है। एक टीम हमारी चमोली जनपद में भ्रमण करके आई है कुछ नमूना के लिए कि वहाँ हम पहले सैटेलाइट सर्वे किए हैं, फिर ड्रोन सर्वे किए हैं। ड्रोन सर्वे करने के बाद खतरे का आकलन किए हैं। इसके बाद पूरा रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपे हैं। देहरादून में गैस की किल्लत के बीच कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ। न्यूज 18 के ऑपरेशन में सामने आया है कि 940 रुपए का घरेलू गैस सिलेंडर 2000 रुपए में बेचा जा रहा है। यह पूरा खेल कोतवाली पटेल नगर में महज 300 मीटर की दूरी पर चल रहा है। ये पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मिल जाएगा यहीं से या कहीं और से मिल ले जाएंगे? हाँ ना, कहीं भी आप कॉल करना, उधर भी मिल सकते हैं, काली मंदिर पे भी मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं आपको इसी एरिया में। तो वो कर लेंगे फिर। ये एजेंसी कौन सी है? अपनी है? एजेंसी कौन सी वाली है? अपनी अनिल वाली है। अच्छा। गैस सिलेंडर की कमी ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और इसी किल्लत का फायदा उठाकर कुछ लोग जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद न्यूज 18 की टीम ने अंडरकवर ऑपरेशन किया। संवाददाता ने पहले गैस एजेंसी से जुड़े सप्लाई कर्मियों से संपर्क किया, जहां से ब्लैक मार्केटिंग की पुष्टि होने लगी। सप्लाई करने वालों ने साफ कहा कि अगर तुरंत सिलेंडर चाहिए तो 2000 रुपए देने होंगे, जिसके लिए ना तो आपको कोई गैस की बुकिंग चाहिए है और ना ही कोई कनेक्शन। अगले दिन टीम कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में बताई गई जगह पर पहुंची तो कोतवाली से महज 300 मीटर की दूरी पर वो जगह थी। यहां संवाददाता ने 2000 रुपए ऑनलाइन भुगतान करके घरेलू गैस सिलेंडर खरीदा। हैरानी की बात यह है कि जिस सिलेंडर की कीमत करीब 940 रुपए है, वही दोगुनों से ज्यादा दाम पर खुलेआम बेचा जा रहा था। आज ले जाओ, एक कल करवा देंगे। अच्छा, क्योंकि एक हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 सिलेंडर तो कहाँ होगा यार, इतने लोग आएंगे। एक दिन में एक ही कर सकते हैं बस, वो भी आपके लिए। एक दिन में एक ही होगा। एक दिन में एक। अगर मैं अच्छा आज का निपटा आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों मिल जाएगा। एक करके मतलब तब निपट ही जाएंगे। और इंडियन के ये एजेंसी कौन सी है? अपनी है? एजेंसी कौन सी वाली है? अपनी अनिल वाली है। अच्छा। वहीं जब इस मामले पर एजेंसी से बात की गई तो उन्होंने किसी भी तरह की कालाबाजारी से साफ इनकार कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि एजेंसी से जुड़े कर्मचारी ही हर दिन सीमित संख्या में गैस सिलेंडर ब्लैक में देने की बात करते नजर आए। मैम, हमारी साइड से तो कोई ऐसा कोई ब्लैक मार्केटिंग हो नहीं रही है यहाँ पे ना, और कहीं हो रही होगी तो उसका हमें पता नहीं, पर हमारी साइड से हमारे एरिया में कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही है। गैस की किल्लत के बीच मुनाफाखोरी का ये खेल कब तक चलता रहेगा? अब देखना होगा कि प्रशासन इस खुलासे पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि प्रशासन के दावे हर बार रहते हैं कि गैस की कहीं भी कालाबाजारी नहीं हो रही। कैमरामैन दीपक राणा के साथ न्यूज 18 देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में नई सरकार का गठन हो गया है। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 5 मंत्री भी बनाए गए हैं। कोलकाता के परेड ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाई है। शुवेंदु अधिकारी की सीएम पद की शपथ के बाद दिलीप घोष ने मंत्री पद की शपथ ली और अग्निमित्रा पॉल ने मंत्री पद की शपथ ली। अशोक कीर्तनिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली। फिर श्रुतिराम टुडू और निशित
प्रामाणिक ने मंत्री पद की शपथ ली और इस मौके पर मंच पर पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी थे। मंच पर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। और पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी सांसद ने नवनियुक्त सीडीएस एनएस राजा सुब्रमणी को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं खुद को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं कि देश के पहले और दूसरे सीडीएस मेरे लोकसभा क्षेत्र गढ़वाल से थे और अब देश के तीसरे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी का नाता भी हमारी वीर और अदम्य साहसी गढ़वाल राइफल्स से है। अनिल बलूनी ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपने अपने सैन्य जीवन के अनमोल 40 साल गढ़वाल राइफल्स को समर्पित किए हैं और आपका सैन्य समर्पण देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। अनिल बलूनी ने उनके सफल कार्यकाल के लिए बाबा केदारनाथ और भगवान बद्री विशाल से कामना भी की है। और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने गढ़वाल रेजिमेंट में आधुनिक रिक्रिएशन सेंटर के निर्माण के लिए सांसद निधि की पहली किश्त 14,90,000 जारी की है। इस सेंटर के निर्माण होने से जवानों का काफी लाभ होगा और उनके मनोरंजन के लिए नया वातावरण तैयार होगा। इस मामले में कुछ दिनों पहले सांसद अनिल बलूनी और अग्निवीरों के साथ संवाद हुआ था। अनिल बलूनी ने कहा कि देश की सेवा में समर्पित हमारे वीर सैनिकों के कल्याण हेतु मेरी सेवा, संकल्प और प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। ऑपरेशन प्रहार के तहत विकासनगर से सटे पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आने जाने वालों पर पुलिस लगातार पैनी नजर बनाए हुए है। पौड़ी के बमठी गांव में वन विभाग की टीम ने एक गुलदार को मार गिराया। वहीं गुलदार के मारे जाने के बाद पूरे इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। पिथौरागढ़ में धारचूला तहसील के टैक्सी चालकों ने 11 मई को चक्का जाम का ऐलान किया। टैक्सी चालकों की मांगों को व्यापार संघ ने भी समर्थन दिया है। हरिद्वार में डीएम और एसएसपी ने चंडी देवी मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और परिसर में फैली गंदगी पर नाराजगी जताई। जोशीमठ के मनोहर बाग वार्ड का एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत अस्तित्व पर गहरा संकट मंडरा रहा है। अल्मोड़ा के काकड़ी घाट में स्वामी विवेकानंद की बड़ी मूर्ति का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ घाट और तपस्या स्थल भी बनाए जाएंगे। पिथौरागढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूका। साथ ही कांग्रेस पर राजनीतिक फायदे के लिए महिलाओं के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। रुद्रपुर में 50 लाख की लागत से तैयार सब्जी मंडी का मेयर ने उद्घाटन किया। इस मौके पर व्यापारियों ने मेयर का जोरदार स्वागत किया। देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन का पहले चरण का काम इसी महीने पूरा हो जाएगा। यात्रियों का भी कहना है कि स्टेशन पहले से अच्छा दिखने लगा है। बागेश्वर के पर्यटन स्थल कौसानी और बैजनाथ इन दिनों सैलानियों से गुलजार हैं। बारिश ने मौसम को ठंडा और खुशगवार बना दिया है। अब खबरें विस्तार से। अगर आप वीकेंड पर मसूरी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए देहरादून पुलिस ने स्पेशल ट्रैफिक प्लान लागू किया। फिलहाल बस और टेम्पो ट्रैवल से आने वाले यात्रियों को होटल बुकिंग स्लिप दिखाने के बाद ही मसूरी भेजा जा रहा है। वहीं भीड़ बढ़ने पर यह नियम दूसरे वाहनों पर भी लागू किया जा सकता है। दरअसल वीकेंड पर मसूरी और चक्राता में बढ़ने वाले पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए देहरादून पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने दिल्ली एक्सप्रेसवे पर मसूरी तक पूरे रूट को 6 सुपर जोन, 12 जोन, 21 सेक्टर में बांटा है। करीब 180 पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ 3 ड्रोन से भी लगातार निगरानी की जा रही है।
और इस वीकेंड पर नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। शहर के पर्यटन स्थल दिन भर गुलजार है, जबकि कैची धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के चलते भवाली और आसपास के क्षेत्रों में लंबा जाम लग रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। वीकेंड पर नैनीताल की ओर पर्यटकों ने बड़ी संख्या में रुख किया। नैनी झील में बोटिंग के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। वहीं स्नो व्यू, केव गार्डन, हिमालय दर्शन, चिड़ियाघर और अन्य पर्यटन स्थलों पर भी दिन भर रौनक बनी रही। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल, रेस्टोरेंट और स्थानीय पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में उत्साह है। पर्यटकों का कहना है कि मैदानी क्षेत्रों में तेज गर्मी पड़ रही है, जबकि पहाड़ों का मौसम सुहावना बना हुआ है। रास्ते में ट्रैफिक बहुत मिला है और पार्किंग का इश्यूज बहुत हमें फेस करना पड़ा। हमने काफी नीचे पार्किंग करी, इस वजह से हमें ज्यादा देर तक बहुत दूर आना पड़ा चल के, और अभी हम ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे जा सकते हैं कैची धाम। सो जस्ट बिकॉज ऑफ क्राउड हमें ये इश्यूज हो रहे हैं। अभी तक का एक्सपीरियंस तो एंजॉयबल था। अभी जब कैची धाम जा रहे हैं तो ये पता चला कि एक्चुअली में पार्किंग जो है वो बहुत दूर बना दी गई है। अब यहाँ से 10 किलोमीटर और हमें आगे जाना है, तो हमें अपनी कार यहीं पार्क करनी पड़ी है, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक। वहीं प्रसिद्ध बाबा नीम करोली महाराज के कैची धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही भवाली और कैची धाम मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही और कई जगह जाम की स्थिति बनी रही। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कैची धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के निजी वाहनों पर रोक लगाई है। श्रद्धालुओं को शटल सेवा के जरिए धाम तक भेजा जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में जुटा रहा है। यहाँ पे दिक्कतें तो ज्यादा कुछ नहीं है, खाली ये पार्किंग का इशू है थोड़ा सा। ये ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोग गाड़ियां लगा देते हैं यहाँ पे साइड में। बाकी दर्शन अच्छे हुए हैं। नैनीताल, भीमताल वगैरह भी घूम के आए हैं हम लोग, और यहाँ से शटल वगैरह मिलती है। पार्किंग में पुलिस वाले गाड़ी आगे नहीं ले आने देते हैं, ये थोड़ी सी दिक्कत है बस। और सैनिटोरियम, ये 2 पार्किंग स्थल है जहां से हम शटल के माध्यम से कैची धाम लोगों को भेज रहे हैं। इसी तरह से नैनीताल में आज जो रूसी 1 और रूसी 2 नारायण नगर जो हमारे डेजिग्नेटेड पार्किंग स्थल है, जहां से हम शटल चलाते हैं, उनको आज से हम लोगों ने शुरू कर लिया है। भीड़ अगर इसी ढंग से बढ़ती रही तो हम दोपहिया वाहनों के प्रतिबंध पे भी विचार करेंगे। वीकेंड और गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत के साथ नैनीताल और कैची धाम में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी भीड़ और ट्रैफिक दबाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन का दावा है कि वो अलर्ट मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।